हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर एनालिसिस विद अभिषेक में। आज हम बात करेंगे द हिंदू से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों ओलंपिक से। शरत अंचत कमल जो हैं 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक में जो है भारत के फ्लैग बेरर होंगे और इनके साथ होंगी पीवी सिंधु, यानी कि दोनों मिलकर जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, अगवानी करेंगे, फ्लैग बेरर होंगे। शरत अंचत कमल भी और पीवी सिंधु भी। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्टार शटलर हैं भारत की, और शरत अंचत कमल जो हैं वो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 42 साल के हैं और लगभग ये उनका एक आखिरी इवेंट है, तो इस बार वो फ्लैग बेरर होंगे। अगर पेरिस ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो 117 एथलीट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की ओर से, है ना। इसमें 117 हैं। और अगर पिछले ओलंपिक की बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो उसमें हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल था और वो किस में था, नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में। तो 7 मेडल थे। तो इस बार उम्मीद है कि हमारे जो मेडल की जो टैली है वो ज़रूर बढ़ेगी। अगली न्यूज़ है शटलर्स के बारे में। पीवी सिंधु जो है स्टार शटलर, वो इस बार भारत का जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिविजुअल में। अगेन रियो में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके पहले लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2012, 16 और 2021 तीनों जो ओलंपिक हुए हैं उसमें बैडमिंटन में कंफर्म कोई ना कोई मेडल तो आया है, ब्रॉन्ज आया है, सिल्वर आया है। तो इस बार भी उम्मीद है कि मेडल आए। और इस बार पीवी सिंधु के साथ साथ जिस जोड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने एशियन गेम्स होंगशू 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो काफ़ी उम्मीद है कि उनसे भी कि वो कोई ना कोई मेडल ज़रूर इस बार भी ला सकते हैं। इसके अलावा अश्विनी पोनप्पा और तनिषा की जोड़ी है जो कि वुमेंस डबल में जो है चैलेंज कर रही हैं। तो देखते हैं कि इस बार कितने मेडल भारत की झोली में आते हैं बैडमिंटन में। अगली बात करें इंडियन हॉकी टीम की। तो इंडियन हॉकी टीम की बात करें तो इंडियन हॉकी टीम जो है वो पुल बी में रखी गई है। पुल बी में उसका सामना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना जैसी बड़ी टीमों से होने वाला है। इसके अलावा हमने जो है टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों वो क्या जीता था, हमने जीता था ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो में। कहाँ पर, टोक्यो में 2020-21 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वो कितने साल बाद जीता था, लगभग 41 साल बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल को ही जीता था। आखिरी बार 1980 में हमने कोई मेडल हॉकी में जीता था। 1980 में जब मॉस्को ओलंपिक हुए थे तो हॉकी में हमने मेडल जीता था। उसके बाद कोई मेडल हमने जीता नहीं। और एक ओलंपिक तो बीच में ऐसा आया था 2008 का बीजिंग ओलंपिक, जब इतिहास में पहली बार भारतीय हॉकी टीम किसी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी। तो अगर ये प्रश्न कहीं आ जाता है आपसे, कहीं पे भी आए, किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए कि कौन से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो वो था बीजिंग 2008 का ओलंपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों माइग्रेंट्स के बारे में, यूरोप के बारे में। माइग्रेंट्स की जहाँ तक बात करें दोस्तों तो माइग्रेंट्स का इशू अभी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है बना हुआ है, और ख़ास करके यूरोप में। अगर मैं यूरोप की बात करूं दोस्तों तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये मेडिटेरियन सी है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाता है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों के लोग मेडिटेरियन सी को पार करके यूरोप के देशों में एंटर करते हैं, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, इटली हो। बहुत सारे देश जो हैं यूरोप के वो इसमें आते हैं। अब अफ्रीका के लोग जो हैं रोज़गार की तलाश में जाते हैं। बहुत बार गृह युद्ध हम देखते हैं कि कहीं कहीं मिलिट्री कू हो जाता है, तो बहुत बार अफ्रीकी मुल्क के लोग यूरोप में एंटर कर जाते हैं। और जो ये अवैध तरीके से जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं, नाव के रास्ते जाते हैं मेडिटेरियन सी को पार करके। अब यूरोप में बड़ा इशू बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है अभी अभी बहुत सारे इलेक्शन हुए। आपने देखा होगा ब्रिटेन में, अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए, और भी यूरोप के अन्य देशों में जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ सब दूर जो है राइट विंग पार्टीज़ का उभार हो रहा है। और राइट विंग पार्टीज़ का कहना ये है कि जो दूसरे देशों के जो माइग्रेंट्स हमारे देश में आए वो हमारे देश के रिसोर्सेज को का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको इनका इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा है, और आबादी का जो प्रेशर है वो लगातार रिसोर्सेज पे बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरी होगा कि हम ऐसे माइग्रेंट्स की छटनी करें जो इलीगल तौर पर यहाँ पर आए हैं, उन्हें वापस उनके देशों में भेजा जाए। तो न ये सिर्फ यूरोप में बड़ा मुद्दा है बल्कि अमेरिका में भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में मैक्सिको से आए हुए बहुत सारे लोग जो हैं इलीगल तौर पर आए हैं।
अब भारतीयों के लिए या अन्य देशों के लिए समस्या क्या है कि बहुत बार जो यूरोप या अमेरिका का जो आम नागरिक होता है वो माइग्रेंट्स में अंतर नहीं कर पाता कि मैक्सिको का कौन है और भारत का कौन है, या बांग्लादेश का कौन है, या पाकिस्तान का कौन है। अब आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में अमेरिका के अंतर्गत खासकर भारतीयों पर बहुत सारे हमले बढ़ गए हैं और बहुत सारे भारतीयों की इसमें जान भी चली गई है। तो अमेरिका का जो नेटिव आदमी है, जो वहाँ का रहवासी है, वो ये समझता है कि ये जो चाहे भारतीय हो, चाहे मैक्सिको का हो, चाहे कहीं अन्य देश का हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का हो, वो हमारे देश में आ रहा है, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और हमारे देश के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और ये अपने देश में इनका पैसा भेज रहे हैं। तो एक हेट्रेट उत्पन्न हो रही है इन चीज़ों से। आबादी का प्रेशर कोई नया नहीं है दुनिया के ऊपर, लेकिन ये प्रेशर अब इस तरह से बाहर आ रहा है। तो जगह जगह पर इन सब चीज़ों का ये इशू बनता जा रहा है। तो ये माइग्रेंट्स के बारे में हम अब देखना होगा कि आगे ये क्या रूप लेता है। ठीक है। अन्य न्यूज़ की बात करें तो अगली खबर जो है वो दोस्तों है राजनीति से रिलेटेड। इज़ इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एब्सोल्यूट। प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है, क्या वो एब्सोल्यूट है? और कौन सी इम्यूनिटी मिली हुई है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। आर्टिकल 361 361, गवर्नर और प्रेसिडेंट जब अपने पद पर रहते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता। सिविल मैटर्स में उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले उन्हें 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और जो आदमी उनके खिलाफ मुकदमा चला रहा है उसको अपना नाम बताना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि किस मुद्दे पर, किस इशू पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जो है केस चला रहा है। तो सिविल मैटर्स में तो केस चलाया जा सकता है 2 महीने के नोटिस पीरियड पर, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। अब ये आया क्यों? क्योंकि बहुत सारे गवर्नर्स के ऊपर, प्रेसिडेंट के केस में तो ये अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे गवर्नर्स पर उनके गवर्नर रहते हुए बहुत सारे जो हैं ऐसे जो हैं आरोप लगे हैं। अभी ताज़ा मामला है जो है बंगाल के गवर्नर का है कि गवर्नर हाउस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने गवर्नर के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जो बंगाल के गवर्नर है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि व्यापम केस में मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे राम नरेश यादव, जो पद पर थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, तो न उन पे भी केस नहीं हुआ था। और इस केस में भी यही डिबेटेबल इशू है कि क्या आपराधिक मुकदमों में गवर्नर पर या प्रेसिडेंट पर केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, और जब अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को छूट दी गई है। अब ये तो बिल्कुल तय बात है 361 में। अब आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो सब राजा और रंक सब समान है, तो क्यों नहीं चलना चाहिए। और एक वर्ग कहता है कि अगर क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं उनके कहने पे ही सब चलता है। गवर्नर के सिग्नेचर होंगे स्टेट में तो सारा काम होगा, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे सेंटर में तो सारा काम होगा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर रिस्पॉन्सिबल पदों पर हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल वेंडेटा होता है ना, राजनीतिक दुश्मनी निकाली जाती है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने पद से हटे और फिर उनके कुछ लिखा हुआ, पढ़ा हुआ या सिग्नेचर किया हुआ कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया और फिर उन पर केस चलाया गया, तो कोई भी व्यक्ति गवर्नर और प्रेसिडेंट बनने में हिचकेगा कि यार सारी चीज़ों के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। तो वो एक उनको इम्यूनिटी दी गई थी। अब वो इम्यूनिटी कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है और कितनी उनको देना चाहिए, इस पर एक डिबेट चल रही है। तो देखना होगा आगे क्या होता है इसमें। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 361, याद रखिए कौन इम्यूनिटी देता है। आर्टिकल 361 कौन से केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, और आर्टिकल 14 जो है इसमें जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अगली न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो ग्रासलैंड की बात है, और ये ग्रासलैंड कौन सा है दोस्तों, बन्नी ग्रासलैंड। अब मैं इसमें आपको बता दूं दोस्तों कि जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे और उन चीतों को श्योपुर के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में सेंचुरी में रखा गया था। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये। और एक और साइट चुनी गई है अभी हाल ही में, मंदसौर भी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, श्योपुर से करीब में ही है। और तो वहाँ पर भी एक साइट चुनी गई है, गांधी सागर सेंचुरी डैम। वहाँ पर भी जो है चीतों को पुनर्वास बसाने की योजना है। इसके अलावा बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी चीतों को बसाने की योजना चल रही है। यानी कि अफ्रीका से जो लौट आएगा वो कोनो
पालपुर में तो आ चुका है, श्योपुर में, अगला मंदसौर गांधी सागर में आएगा, और इसके बाद बन्नी ग्रासलैंड की भी चल रहा है, क्योंकि बन्नी ग्रासलैंड एशिया का लगभग सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी तादाद में जो है दूसरे, आप चाहे देखो तो हिरण वगैरह और जो दूसरे जानवर हैं वो चीतों को अपने लिए मिल जाएंगे, फॉक्स वगैरह। और इसके अलावा एक और है ऐतिहासिक तथ्य, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट, कि एशियाटिक जो चीता था, जो हमारे देश में किसी ज़माने में चीता मिलता था 1950 तक में, उस चीते का जो नेचुरल होम था वो बन्नी ग्रासलैंड। तो बन्नी ग्रासलैंड में चीते पाए जाते थे, तो अगर बन्नी ग्रासलैंड में चीतों को बसाया जाता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट उनको इजीली सूट कर जाएगा। तो बन्नी ग्रासलैंड भी एक पोटेंशियल साइट जो है बनकर उभर रही है। तो देखना होगा इसमें, इस न्यूज़ को हम आगे फॉलो करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो वो है एनजीटी से रिलेटेड दोस्तों। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सेंटर जो है एम्स, जो है एम्स के आसपास जो वेस्ट डंप्स जो है, मतलब जो गंदगी पड़ी हुई है, उसको साफ़ करें। अब इसमें क्या है, इसमें बड़ी छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे काम की चीज़ क्या है। हम न्यूज़पेपर में सारी, हमने चोरी की खबरें भी पढ़ ली, डकैती की खबरें पढ़ ली, मर्डर खून की खबरें पढ़ ली, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो, ये इसमें पूरे आर्टिकल में, छोटा सा आर्टिकल, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो होता है ना दोस्तों, आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में कहा है कि जीवन का अधिकार तब तक जीवन का अधिकार नहीं बनेगा जब तक जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ना आए। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कब आएगा? जब आदमी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, अच्छे पर्यावरण के बीच उसको रहना मिल जाए, पानी की जो सुविधाएं नगर पालिका म्युनिसिपल जो देती है वो अच्छा पानी पीने को मिले। अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी, तो फिर काय का जीवन का अधिकार। तो यही एनजीटी का है कि एनजीटी यही कह रहा है कि भैया ये जो अस्पताल के आसपास जो कचरा पचरा सब पड़ा हुआ है, इसको साफ करो। स्वस्थ पर्यावरण का हक किसको है? आम नागरिकों को है। तो ये खबर किसके तहत आती है? आर्टिकल 21 के तहत। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ऐसे जो क्वेश्चनों को पूछती है जिसमें सीधे आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत बार आप एनजीटी के ऑर्डर का रेफरेंस लेकर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछ लिया, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा तो फिर उसको हम पुट कर देंगे और आर्टिकल 21 को पुट नहीं करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली है कावड़ यात्राओं से संबंधित। कावड़ियों से संबंधित यूपी का जो ऑर्डर था कि भैया कावड़ जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको जो है अपने रेस्टोरेंट पर ये तो बताना ही पड़ेगा कि अब वो वेजिटेरियन बेच रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन, या और उनका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया नाम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमारे काम का क्या है? इसमें हमारे काम का ये है कि जो पिटिशन जो याचिका करता थे उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 तीनों का इसमें उल्लंघन किया था। आर्टिकल 14 का कहता है भैया, आर्टिकल 14 है वही जो मैंने आपको बताया कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं भैया? विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। और आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, इनके बेस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। कहने का मतलब ये कि कौन सी न्यूज़ में कौन से आर्टिकल लग रहे हैं और कौन सा, अब जैसे कोई राज्य और केंद्र के संबंध में कोई न्यूज़ चल रही है, मान लो बंगाल और दिल्ली केंद्र सरकारी कोई लड़ाई चल रही है, तो ये सीधा हमको दिमाग में आना चाहिए कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमको न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो याचिका करते थे उनका कहना था कि भैया अगर आप ऐसे नाम मेंशन करोगे तो लोग नाम पढ़ करके उसकी दुकान पे जाएंगे ही नहीं। तो किसका उल्लंघन हो गया? आर्टिकल 17 का। और आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, निरपेक्ष। कोई भी आर्टिकल अगर मूल अधिकारों के अंतर्गत कोई एब्सोल्यूट है तो वो है आर्टिकल 17। बाकी सब क्या है? अब जो है रिलेटिव है।
तो एब्सोल्यूट आर्टिकल है, मतलब आप किसी भी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करो, कोई भी आधार हो, किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। बाकी आर्टिकल्स में आप किसी ना कोई आधार बनता है भेदभाव का। बाकी 17 एक ऐसा आर्टिकल है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, जिसमें आप किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। तो इस आर्टिकल का हवाला दिया गया है इस केस में, ठीक है। अगली न्यूज़ है पूजा खेड़कर आईएएस से रिलेटेड, जिन्होंने जो है अभी तक हमने सुना था कि लोग नकली आईएएस आईपीएस की ड्रेस यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को जो है 400 BC करते हैं और उनको जो है फ्रॉड करते हैं उनके साथ। लेकिन अब ये है कि नकली प्रमाण पत्र देके असली आईएएस बना जा सकता है, और उसमें एग्ज़ाम भी पास करता है व्यक्ति, और बहुत सारी चीज़ें अनेक होती है। अगर पूजा खेड़कर आईएएस का कंडक्ट अगर अपने सर्विस के दौरान सही होता और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने कंडक्ट करते, तो हो सकता था कि ये मामला अभी सामने नहीं आता। लेकिन उन्होंने ऑडी गाड़ी की डिमांड करी और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रखी गई जिससे वो शक के घेरे में आ गई। तो पूजा खेड़कर के केस में अब जो है यूपीएससी जो है अब कह रही है कि हमें जो है एग्ज़ाम को जो है और पारदर्शी बनाना होगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हमें जो है यूपीएससी की एग्ज़ाम लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो है जो है इस केस में, क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, तो इसलिए यूपीएससी जो है अपनी तरफ से अब ये बोल रहा है कि नहीं, हम अपने एग्ज़ाम के उसको सुधारेंगे भी सही। लेकिन एक पूजा खेड़कर का मामला एक काफ़ी मतलब एपिक है, क्योंकि यूपीएससी जो है अभी तक हम ये सोचते आए थे कि काफ़ी सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पवित्र इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर एक एलिट सर्विसेज में अगर देखा जाए तो एकमात्र यूपीएससी है जिसमें आम लोगों के बच्चे जो हैं, गरीब घर के बच्चे या रूरल एरियाज या ऐसे बैकग्राउंड से आए बच्चे भी compete कर सकते हैं। भारत में कोई दूसरी ऐसी एलिट सर्विस नहीं है, जुडिशरी हो या मिलिट्री हो या दूसरी ऐसी सर्विस, जहाँ पर बच्चा उतनी तरीके से compete कर पाए। compete तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा सुधरा हुआ होना चाहिए। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें compete कर सकते हैं। लेकिन अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमको अभी इस केस में मिलना है। जैसे लबासना जो है मसूरी, जहाँ पर जाने के लिए बच्चा का सपना होता है, वहाँ पर जो है ट्रेनिंग पीरियड भी पूरा हो जाता है, कोई क्रॉस चेक नहीं करता है कि जिसने मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो है प्रमाण पत्र दिया है क्या वो सही में डिसेबल है भी या नहीं। तो देखना होगा आगे इस केस में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही था, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।